नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, हरियाणा में इलेक्शन कैंपेन खत्म होने में अभी 2 दिन बचे हैं 2 डेज। लेकिन मोदी जी ने आज ही अपनी आखिरी रैली हरियाणा में कर डाली। अब मोदी जी चाहते तो कई रोड शो कर सकते थे, अभी कई सभा कर सकते थे, अभी कोई बड़ी रैली कर सकते थे, लेकिन नहीं। 48 घंटे पहले ही मोदी जी ने मैदान छोड़ दिया है। अब सरप्राइजिंग बात यह है, जो चौंकाती है, सोचने पर मजबूर करती है, कि जो मोदी 2014 में हरियाणा में ताबड़तोड़ रैलीज कर रहे थे, आगाज ही यहीं से शुरू किया था उन्होंने, और हरियाणा को जीता भी उन्होंने, स्वीप किया 2014 में लोकसभा, फिर 2014 विधानसभा, उसके बाद 2019 10 में 10 सीटें लोकसभा की जीती मोदी जी ने। 2019 का चुनाव भी जीता विधानसभा का, 24 भी उन्होंने कहीं ना कहीं 5 सीटें जीती, 10 में से 5। वो मोदी हरियाणा में मैदान वक्त से पहले क्यों छोड़ रहे हैं? और मोदी ही नहीं, उनके जो चाणक्य हैं अमित शाह साहब, ये हरियाणा की जगह आज महाराष्ट्र में देखे, जहां अभी चुनाव अनाउंस नहीं हुआ है, तो हरियाणा छोड़ के मोदी जी के चाणक्य महाराष्ट्र में शंखनाद कर रहे हैं, वहाँ चुनावी तैयारी कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि चाणक्य को पता लग गया है कि अब हरियाणा में ज़्यादा मेहनत करने का कोई मतलब नहीं। अब दोस्तों, अगर देखा जाए तो हरियाणा में 4 ही बड़े बीजेपी के नेता हैं। एक मोदी जी खुद हैं, उसके बाद उनके चाणक्य अमित शाह हैं, उसके बाद 2 बार के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर हैं, और फिर सिटिंग चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी। ये 4 लोग हैं जिन पर आप कह सकते हैं दारोमदार था, जीतने का दारोमदार इन चारों पर था। लेकिन मोदी जी, मैंने कहा, उन्होंने कैंपेन ही ख़त्म कर दिया। अमित शाह जो हैं वो अब हरियाणा छोड़ के महाराष्ट्र पे कंसंट्रेट करने लग गए। मनोहर लाल खट्टर साहब दिखते नहीं, मिस्टर इंडिया हैं वो, इस वक्त दिखते ही नहीं कहीं वो। और जो नायब सिंह सैनी हैं, सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जिनके कंधों पर सारा बोझ है कमल का, वो साहब अपने ही इलाके से नहीं निकल पा रहे, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री, सिटिंग चीफ मिनिस्टर अपनी सीट जीत जाए, इट विल बी अ सरप्राइज। तो ये हालत है इस वक्त बीजेपी की। फैसला मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, आप तय करिए, मैं तो सिर्फ आपको रिपोर्ट्स बता रहा हूँ। रिपोर्ट ये भी आ रही है कि ईडी को सक्रिय किया जा रहा है, और ईडी कांग्रेस की घेराबंदी कर रही है, और एक सफलता भी ईडी को मिल गई है। धर्म सिंह कांग्रेस के जो कैंडिडेट हैं, सिटिंग एमएलए हैं, सीएम कैंडिडेट कांग्रेस के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बड़े क्लोज हैं, इनकी गिरफ्तारी, जी हाँ, इनकी गिरफ्तारी अब तय हो चुकी है। इनको गिरफ्तार करने जा रही है ईडी। और भी कई नेता रडार पर हैं। अब हो सकता है धर्म सिंह के बाद कोशिश हो भूपेंद्र हुड्डा तक पहुंचने की, ये एक रणनीति हो सकती है। एक और डेवलपमेंट है बीजेपी की तरफ से कि ये जो साहब हैं, अब साहब तो नहीं हैं, ये मुल्जिम हैं, ये सजा याफ्ता कैदी हैं, बाबा राम रहीम। गंभीर से गंभीर, संगीन से संगीन जुर्म के इल्ज़ाम इनके ऊपर हैं। खून यानी हत्या का इल्ज़ाम इनके ऊपर है, और इल्ज़ाम नहीं है, सज़ा है इनको, सजा याफ्ता है ये, उम्र कैद की सज़ा है इनको। इनके ऊपर दुष्कर्म के कई मामले हैं, उसमें भी ये दोषी पाए गए हैं। कई महिलाओं के साथ अपनी आश्रम के दुष्कर्म के चार्जेस हैं जो सही पाए गए, उसमें भी सज़ा मिली। अब ऐसे बदनाम बाबा को जेल से बाहर लाकर जो बीजेपी कोशिश कर रही, पता नहीं क्या संदेश देना चाह रही, लेकिन खबर ये है जो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं कि बाबा राम रहीम को पेरोल पर, इमरजेंसी पेरोल पर बाहर लाया जा रहा है, सो दैट सिरसा के आसपास कुछ सीट्स हैं जहां पर ये असर डाल सके। जी हाँ, ये नौबत आ गई है बीजेपी की कि अब कैंपेन संभाल रहे हैं बाबा राम रहीम पर्दे के पीछे से। अब दोस्तों, अगर मैं चुनाव के आंकड़ों की बात करूं, क्योंकि आंकड़े भी बड़े इंपॉर्टेंट हैं, अगर आप आंकड़े देखेंगे और जो जिस तरह का फीडबैक आ रहा है, ग्राउंड रिपोर्ट्स जिस तरह की आ रही हैं, कांग्रेस का जो वोट परसेंटेज है 6 to 10%, 6 से 10% बढ़ सकता है। योगेंद्र यादव जी ने भी इसकी तस्दीक की थी, और भी जो ग्राउंड रिपोर्ट्स और सर्वेज आ रहे हैं, कांग्रेस गेन कर रही है, वोट शेयर बढ़ रहा है, वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। अगर पिछली बार का आप वोट शेयर देखें 2019 का विधानसभा चुनाव का, तो बीजेपी 36.49% थी और कांग्रेस 28.08%, यानी 28% पे कांग्रेस खड़ी थी और 36% पे बीजेपी थी। अगर 8 से 10% का स्विंग होता है, जिस तरह का माहौल दिख रहा है कांग्रेस का इस वक्त, तो कांग्रेस 28% से 37-38% वोट शेयर पे जा सकती है। अगर ये वोट शेयर है
37 to 38%। अगर ये स्विंग है तो फिर 5 अक्टूबर को जो वोटिंग होगी उसमें हो सकता है कि 90 में से 60 सीट के आसपास हो या उसके ऊपर जा सकती। और राहुल गांधी ने भी यही टारगेट लिया है, 60+ सीट्स, 90 में से 60। देखते हैं कि अगर ये स्विंग जिस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है, सेफोलॉजिस्ट लगा रहे हैं कि कांग्रेस 8% से 10% गेन कर सकती है। अगर ऐसा गेन है तो फिर चांसेस बहुत कम है और शायद मोदी जी सही कर रहे हैं, 48 घंटे पहले मैदान छोड़ रहे हैं। और शाह साहब भी सही कर रहे हैं, हरियाणा की जगह वो अब महाराष्ट्र में कंसंट्रेट करना चाहते हैं। अब दोस्तों आज का जो बड़ा सवाल है, बिग क्वेश्चन है कि अगर मोदी जी ब्रांड मोदी अगर 48 घंटे पहले ही फुल स्टॉप लगा दे रहे हैं अपने कैंपेन को, वो मोदी जो अभी 10 बरसों में जो हमने देखा जिस मोदी को कि आखिरी ओवर चुनाव में आखिरी ओवर की आखिरी बॉल तक क्रीज पे डटे रहते थे, वो मोदी वक्त से पहले ही कैंपेन छोड़ रहे हैं, मैदान छोड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? क्या वाकई कांग्रेस जो है धीरे धीरे जो हवा है वो आंधी में तब्दील हो रही है? क्या ऐसा है? मैं कोई श्योरिटी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ऐसा लगता है हालात देखकर। तो क्या कांग्रेस मेजर गेन कर रही है हरियाणा में? और अगर ये मेजर गेन है तो फिर आगे क्या है मोदी और शाह साहब के लिए, और कहाँ गलतियाँ हो रही हैं? आज 3 खास मेहमान हैं हमारे साथ। हेमंत अत्री साहब होंगे और मुझे लगता है कि अत्री साहब को सुनना हरियाणा पर बहुत गौर से सुनना चाहिए, क्योंकि उनके अक्सर जो असेसमेंट्स होते हैं बड़े एक्यूरेट होते हैं। तो अत्री साहब होंगे, वन ऑफ द बेस्ट एंड सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट फ्रॉम हरियाणा। हमारे साथ जगदीप सिंधु साहब होंगे, और सिंधु साहब के बारे में एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाह रहा हूँ कि लगातार ट्रैवल कर रहे हैं, एक कंस्टिट्यूंसी से दूसरी कंस्टिट्यूंसी, उनको भी सुनते हैं। और हमारे साथ उमाकांत लखेड़ा साहब होंगे। लखेड़ा साहब को मैंने इसलिए बुलाया क्योंकि हरियाणा के साथ साथ जम्मू कश्मीर के नतीजे भी आ रहे हैं। मुझे लगा कि लखेड़ा साहब से ज़रा सा जम्मू कश्मीर के भी नब्ज़ टटोलने की कोशिश करूं। 2 स्टेट में चुनाव है, 8 अक्टूबर को दोनों के नतीजे हैं। तो लखेड़ा साहब से मैं कुछ जम्मू कश्मीर के बारे में पूछूंगा कि वहाँ क्या है। चलते हैं सीधे एक्सपर्ट्स के पास। अत्री साहब, मोदी जी की आज रैली थी साहब पलवल में, और भीड़ तो पूछूंगा कितनी आई, क्योंकि आप तो अब शामियाने और कुर्सी तक का हिसाब पहुंच रहा है। मोदी ने क्या बोला क्या नहीं बोला, मंच पे कौन थे? आपकी आंखें तो अब कुर्सियां भी पड़ने लगी साहब, आप तो शामियाने नापने लगे हैं। मैं एक तो जानना चाहूंगा कि वो तो आप बताएंगे कि आज की भीड़ का रिस्पांस क्या था, भीड़ कितनी थी। एक चीज मैं पूछना चाहता हूँ अत्री साहब, माई स्ट्रेट क्वेश्चन इज, 48 घंटे अभी बचे हुए हैं और ये 48 घंटे बड़े क्रूशल हैं, और मोदी जी अगर 48 घंटे पहले मैदान छोड़ रहे हैं, अगर आज के बाद वो फिर अगर हरियाणा नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? मोदी जी मैदान छोड़ रहे हैं। जो आदमी मैच की आखिरी बॉल खेलता हो वो स्लॉग ओवर छोड़ रहा है साहब। देखिए दीपक जी, बहुत वाजिब सवाल पूछा आपने। मोदी जी को मैंने 15 सितंबर 2013 जब उनकी रिवाड़ी में रैली शुरू हुई थी तब से लेकर के आज तक उनकी शायद ही कोई रैली होगी जो हमने फॉलो ना की हो, बड़े रिलीजियसली कि भाई क्या है उनका, किस तरह का वो है। मतलब जहां मोदी वहां पर अत्री साहब वो निगाह एक रेगुलर, क्योंकि देखिए हम पॉलिटिक्स के स्टूडेंट हैं तो हमें देखना पड़ेगा कि किस तरीके से काम बढ़ रहा है। 15 सितंबर 2013 से मोदी जी का राष्ट्रीय फलक पर एक उदय था, और उस उदय को हमने देखा बहुत ही सूरज की तरह चढ़ते हुए, पीक करते हुए। आपको ध्यान होगा रेवाड़ी की रैली किस तरीके से सड़कों में, गलियों में, पता नहीं कहां तक, किलोमीटरों तक, रेवाड़ी से लेकर पता नहीं झज्जर तक जाम थे, और उस तरह की चीजें जो हमने देखी थी। तो हर आदमी का एक दौर है, बहुत तेजी से चढ़े, बहुत बढ़ते गए, और लोकप्रियता के तमाम शिखर उन्होंने छुए जो अब तक किसी प्रधानमंत्री की उस प्रायोरिटी बन गई जो मोदी जी। एक बात कह दीजिए, शुरू में ही कह दीजिए, दिल पर हाथ रख के कह दीजिए, ये जो रेवाड़ी की रैली थी जहां लाखों लोग उमड़े थे, और मैं मानता हूं, मैं स्वीकार करता हूं कि इतनी बड़ी रैली मैंने भी नहीं देखी, मतलब कम से कम 15-20 साल में। मोदी ने जो रैली रेवाड़ी की जहां से उनका शंखनाद हुआ एज प्राइम मिनिस्टर, क्या उस रैली में जहां पर आप मौजूद थे, क्या तब भी पैसे से भीड़ लाई थी, या बहुत से लोग खुद अपनी मर्जी से आए थे, लोग खुद देखने मोदी को आए थे? दीपक जी, वो जो भीड़ थी आप यकीन के साथ मान सकते हैं वो स्वतः स्फूर्त भीड़ थी, और उसके बहुत सारे ठोस कारण थे,
जो यूपीए के 10 साल का जो शासन था और उससे जिस तरह की निराशा पैदा की गई एक खास तरीके से अंदाज में, जो घोटालों की 2G 3G पता नहीं क्या क्या, और सारा देश लुट गया, कॉमनवेल्थ जितनी भी चीजें थी उन सारों का, और फिर जो अन्ना आंदोलन था उससे जो एक पूरा माहौल बनाया गया था उसका कल्मिनेशन कहीं ना कहां था, वो उसका पीक था। और उसके बाद जो मोमेंटम बना, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था चाहे प्रिंट मीडिया था, बदलाव के प्रतीक के तौर पर एक वो दौर देखा जब वो सूर्य एकदम चढ़ रहा था उनका। और अगर आप बड़े भारी मन से एक बात कहनी पड़ेगी, आज मोदी जी की हरियाणा में चौथी रैली थी। कुरुक्षेत्र की आपने देखी, वहां पर 3000 कुर्सियां थी, 5000 आदमी थे कुरुक्षेत्र के अंदर, थीम पार्क में, आपको ध्यान हो। उसके बाद मोदी जी कहाँ आए? उसके बाद मोदी जी गोहाना सोनीपत में आए। वहां पर मोदी जी की जो कुर्सियां थी वो एग्जैक्ट, मैंने आपको साइज बताया था, 10,000 कुर्सियां थी। उसके बाद मोदी जी ने जो रैली की हिसार के अंदर 4 दिन पहले, उसमें 13,500 कुर्सियां थी, लोग बाहर भी खड़े थे, तो हमने मान लिया था मोदी जी की बात को कि डबल थे। आज कमाल हुआ साहब, आज पलवल में रैली थी, आज वहां पर 20,000 कुर्सियां लगाई गई थी, 2500 के 8 सेक्टर बनाए गए थे, 2500 कुर्सियां ईच। तो सवाल यह है कि जिस व्यक्ति की उसमें रैली के अंदर लाखों लोग हरियाणा के अंदर चल करके आते थे, आज वो उनकी पेल शेडो थी कहीं ना कहीं। और मोदी जी का अगर आप भाषण भी देखेंगे ना, तो मतलब बाई गॉड मुझे तो दया आती है कि वो कह क्या रहे। 10 साल जब दीपक जी आप शासन करते हैं, 10 साल केंद्र में भी और हरियाणा में भी, तो डबल इंजन की सरकार है ना मोदी जी कहते हैं। उन्होंने कहा क्या? मतलब गजब देखिए, बोले वो खूब बोले, लेकिन कहा क्या? उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की ठगी की आदत है, कांग्रेस को ले रहे, किसी और विपोजिशन का कोई नाम नहीं है, दुष्यंत चौटाला, अभय चौटाला, कोई मतलब नहीं, बसपा, ये कुछ नहीं, सिर्फ कांग्रेस। कांग्रेस में भी कौन? दलाल और दामाद। मैंने मोदी जी की सारी बात मान ली, सारी। मोदी जी ने पिछले 10 साल के शासन में केंद्र में भी थे, वो स्टेट में भी थे, दामाद के खिलाफ कोई एक चार्जशीट टू कोर्ट हुई है क्या? रॉबर्ट वाड्रा का नाम लेते हैं, रॉबर्ट वाड्रा प्रधानमंत्री को ओपनली चैलेंज कर रहे हैं कि मेरे पास 1 इंच दिखाइए आप जो अवैध जमीन हो, 1 इंच, और प्रधानमंत्री उसके बावजूद भी मान नहीं रहे। फिर वही दामाद, वही दलाल। मैं तो सिर्फ एक बात कहता हूं, 10 साल दीपक जी बहुत लंबा वक्फा होता है। आप चाहो तो फास्ट ट्रैक 2 करके, जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है कि पॉलिटिशियंस का फटाफट आप निपटाइए, टाइमलाइन दे रखी है। क्या मोदी जी ने 10 साल के अंदर केंद्र में या हरियाणा में एक सिंगल व्यक्ति, पॉलिटिकल व्यक्ति, चाहे 2G स्कैम हो, चाहे कॉमनवेल्थ स्कैम हो, चाहे कोल स्कैम हो, किसी एक व्यक्ति की चार्जशीट फाइल हुई क्या? किसी की सजा हुई क्या? फिर किस बेसिस पे वो कहते हैं? दूसरी बात दीपक जी, मोदी जी जो कुछ भी कहते हैं उसको छोड़ दीजिए आप। जब आप 10 साल शासन करते हैं तो आप अपनी अचीवमेंट्स तो बताएंगे या नहीं बताएंगे? हमने ये किया, हमने एक शब्द बताया उन्होंने? उस पूरा समय उनका किस चीज में लगता है? कांग्रेस दलित विरोधी है, कांग्रेस ये करेगी, किसानों का ये कर दिया। आपने बताया कि जवानों को अग्निवीर किसने बनाया? किसी ने बताया कि किसानों को 378 दिन दिल्ली के बॉर्डर पे किसने बिठाया? आप कह रहे हैं त्रि साहब कि 10 साल में मोदी जी ने कुछ नहीं। अरे भाई, हरियाणा को खट्टर दिया, एक नायब नेता दिया, और क्या चाहते हैं आप? खट्टर जैसा एक आदमी दिया, नहीं दिया, ईमानदार। तो हरियाणा उसका प्रतिफल दे रहा है, मोदी जी को उसका प्रतिफल दे रहा है ना। चलिए, अत्री साहब, द किंग ऑफ हरियाणा जर्नलिज्म, कह रहे हैं कि साहब एक बड़ा अजीबोगरीब एक्सपेरिमेंट मोदी जी ने किया मनोहर लाल खट्टर के तौर पे। और मनोहर लाल खट्टर का जो एक्सपेरिमेंट था बड़ा रिस्की था, और ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। इतना फेल हुआ कि उस एक्सपेरिमेंट के साथ मोदी जी खुद फेल हो रहे हैं। आज की तारीख में भीड़ नहीं आ रही है, और 48 घंटे पहले मोदी को कैंपेन खत्म करना पड़ा है। मेरे ख्याल हिंदुस्तान में पिछले 10 सालों में जितने भी क्रूशल इलेक्शंस हुए, ये पहला इलेक्शन है जहां मोदी लास्ट ओवर नहीं खेल रहे हैं। वो आदमी जो लास्ट ओवर की लास्ट बॉल खेलता था, 48 घंटे पहले मैदान छोड़ रहा। मैं जरा आ रहा हूं अपने भाई सिंधु साहब के पास। सिंधु साहब, आपको लगता है कि कांग्रेस की जो आज रैली थी, राहुल गांधी की रैली थी, कल की रैली थी, जो यात्रा है, इस यात्रा का जो रिस्पॉन्स है, उससे आपको क्या ऐसा लगता है कि ये जो फाइट है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, ये कहीं ना कहीं वन साइडेड तो नहीं हो रही है? ये एक तरफा तो नहीं हो रही है कि मोदी जी मैदान छोड़ रहे हैं? ईडी का प्रयोग करना पड़ रहा है, ईडी को लाना पड़ रहा है, ईडी कांग्रेस के उम्मीदवारों की गर्दन पकड़ रही है, बाबा राम रहीम को लाना पड़ रहा है, उनको इमरजेंसी पेरोल दी जा रही है कि भाई कुछ वोट आप दिला दीजिए। आपको लगता है कि ये जो इलेक्शन है
जो 6 महीने पहले लोग कहते थे कांटे की टक्कर, और थी 5 सीटें लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस को मिली, 5 सीटें बीजेपी को मिली। ये 5-5 का स्कोर था, लेवल फाइटिंग थी। आज ये पूरा बैलेंस कैसे बिगड़ गया कि आज ये चुनाव एक तरफा लग रहा है? क्या आपको भी एक तरफा लग रहा है? इस पे तो बाद में आते हैं दीपक जी, पहले मैं ये बता देता हूं कि ये हरियाणा है और इसको अभी तक लोग समझ नहीं पाए हैं। ये हरियाणा है, उपदेश, ये हरियाणा है, इसको अभी तक लोग समझ नहीं पाए। एक युग में एक उपदेश इस हरियाणा में दिया गया था जिसका ग्रंथ है, और उस ग्रंथ को एक युग के बाद भी लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो हरियाणा है। नहीं, कौन नहीं समझ पाया साहब? साफ साफ बोलिए, मोदी शाह नहीं समझ पाए क्या ये हरियाणा है? कोई, बिल्कुल। मोदी जी कह रहे हैं कि हरियाणा से मेरा पुराना नाता है। दीपक जी, ये पहला इलेक्शन है पिछले 11 साल में, एक ब्रांड मोदी जो इस देश में बना था उसको तार तार हरियाणा ने किया, और आज उनको अपना इलेक्शन कैंपेन खत्म करना पड़ा। आप ये देख लीजिए कि हरियाणा का या देश का सबसे बड़ा ब्रांड हरियाणा में आके आज ध्वस्त हो गया। और रही बात ये कि जो आज स्थिति है राहुल गांधी की और उनकी उस रणनीति की, उनकी उस यात्रा की, तो उसको जो समर्थन मिल रहा है और जिस तरह से उन्होंने इसको प्लान किया है, उससे पूरी भारतीय जनता पार्टी सकते में है। और सकता इतना बड़ा है कि उनको एक अन्य तथाकथित जघन्य अपराधी प्रचारक के रूप में सामने लाना पड़ रहा है। ओके, गॉट द पॉइंट। आप सिंधु साहब कह रहे हैं कि ये हरियाणा है और हरियाणा को मोदी और शाह समझ नहीं पाए। कई एक्सपेरिमेंट्स मोदी ने गलत किए, और उन्होंने कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस बहुत तेजी से इस इलेक्शन को पिकअप कर रही है, राहुल गांधी को हर जगह कामयाबी मिल रही है और बहुत जबरदस्त उनका एहतराम और इस्तकबाल हरियाणा की जमीन पर हो रहा है। तो कुल मिलाकर इनका जो निष्कर्ष मैं निकालूं सिंधु साहब का ये है कि इट्स अ वन साइडेड, इट इज हेडिंग टुवर्ड्स अ वन साइडेड बैटल, एक तरफा लड़ाई की तरफ हो रहा है। लखड़ा साहब, आप तो साहब भूपिंदर हुड्डा को तब से जानते होंगे, मुझे लगता है जब वो विधायक होंगे। अब तो वो 2 बार के मुख्यमंत्री हो गए, तीसरी बार बनने जा रहे हैं हुड्डा साहब। मुझे ये बताइए कि मोदी जी को आप तब से जानते हैं जब वो ऑटो में दिल्ली में घूमते थे, जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे बीजेपी के, 11 अशोका रोड पे रहते थे, ऑटो से चलते थे। मोदी जी से क्या गलतियां? देखो, देखिए, जो बुनियादी बात यह है कि मोदी जी ने गुजरात को, पूरा देश को गुजरात मॉडल समझ लिया, और हरियाणा को भी उन्होंने गुजरात मॉडल का एक्सटेंशन समझ लिया। बाकी जगह कुछ और जगह और है जहां वो गुजरात मॉडल चल रहा है उनका भी, जैसे उत्तराखंड है, वहां भी गुजरात मॉडल चल रहा है, बाकी राज्यों में तो फेल हो रहा है। हरियाणा को उन्होंने एक प्यादा वहां पर बिठाया, 5 साल तक राज किया, फिर उनको दोबारा थोपा, जबकि आपकी माइनॉरिटी गवर्नमेंट थी। आपने एक विपक्ष एडवर्सरी को, जो आपका दुश्मन था, राजनीतिक दुश्मन था, दुष्यंत चौटाला, उसके पार्टी के साथ समझौता किया, समझौते करते चले गया। और हरियाणा के लोगों को एक बात पता लग गई कि भाई ये लोग सत्ता के इतने भूखे हैं, इतनी हंगर है इनमें सत्ता की, इतनी लालसा है कि ये किसी भी सीमा तक सत्ता के लिए जा सकते हैं। मोदी जी ने और उनकी टीम ने ये प्रूव कर दिया, और जब ये प्रूव कर दिया तो हरियाणा में ये मॉडल, इस बार जनता इनको घर भेजने वाली है, इनको गुजरात वापस भेजने वाली है, और इसकी शुरुआत ये होने वाली है। अब जो जहां पर इनके गढ़ थे वहीं घेराबंदी, ये एक किस्म से रेड डाल दी उनके ठिकानों पे, ये पॉलिटिकल रेड डाल दी राहुल गांधी ने उनके ठिकानों पर, उनके हाइड आउट, राजनीतिक छापे आप कह रहे हैं कि राजनीतिक छापे डाल दी, पॉलिटिकल रेड कर रहे हैं। राहुल गांधी छापेमारी कर रहे हैं, राहुल और प्रियंका, और जहां जहां बीजेपी के गढ़ हैं, जहां से बीजेपी जीतती चली आई, जो मजबूत किले, उन किलों पर छापेमारी राहुल गांधी कर रहे हैं। ये लखेड़ा साहब ने बोला है। भाई पारखी आंखें हैं तो इनकी बात पर यकीन करना पड़ेगा, लेकिन एक चीज मैं अत्री साहब जरूर पूछूंगा कि भाई चाणक्य हो या मोदी जी हो या नायब सिंह सैनी हो, जो बीजेपी की टॉप लीडरशिप है,
मैं देख रहा हूं कि पिछले 24 घंटे में मुझे 2 डेवलपमेंट दिख रहे हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, वो उसकी एंट्री हो रही है हरियाणा में। कांग्रेस का एक मजबूत उम्मीदवार भूपेंद्र हुड्डा का आदमी, उसके यहाँ छापा मार दिया। हो सकता है कल को भूपेंद्र हुड्डा तक पहुंच जाए। और दूसरी तरफ राम रहीम अच्छा खासा जेल में थे, जेल के दरवाजे खोल के बाहर ला रहे हैं। एक बदनाम आदमी जिसके ऊपर कत्ल के और इस तरह के संगीन इल्जाम हो, सजा मिल चुकी हो, उम्र कैद हो चुकी, भाई उम्र कैद वाले आदमी को ला रहे हो। और वो आदमी जिसने तमाम महिलाओं की, बेटियों की अस्मत लूटी हो, एक नहीं, दो नहीं, 17-17, 18-18 लड़कियां आश्रम में, और उस पर जांच हो चुकी हो, सजा मिल चुकी हो, ऐसे आदमी को बाहर लाना, ये क्या मती मारी गई है? व्हाट इज हैपनिंग विद बीजेपी सर? क्या हो रहा है? दीपक जी, इसको कहते हैं डूबते को तिनके का सहारा और शर्मनिरपेक्ष शासन की इंतहा। इतनी शर्मनिरपेक्षता साहब तिनका नहीं है, मुझे तो वो माचिस की तीली लग रहे हैं। मतलब कल्पना कर सकते हैं आप कि ऐसे व्यक्ति का, जिसका आपको नाम लेने में भी घिन आती हो, जिस तरीके के आरोप है, उसके जरिए आप सत्ता पाना चाहते हैं। और कौन से, ये वही व्यक्ति है जिसकी शिकायत आपको ध्यान होगा। आप तो अच्छा एक चीज बताइए, एक चीज, एक अत्री साहब, आप तो आपकी जो एल्बम है उसमें तो सारी सबके साथ फोटो है। राजीव गांधी की भी फोटो है उसमें, नरेंद्र तिवारी की फोटो, नरसिम्हा राव की फोटो है। क्या, एक ईमानदारी से बताइएगा, क्या आप बाबा राम रहीम के साथ सेल्फी खिंचाना चाहेंगे? मैं तो जीवन में शक्ल भी नहीं देखना चाहूंगा तो सेल्फी। तो फिर ऐसे आदमी को क्यों आप ला रहे हो? ऐसे आदमी को आप क्यों चुनाव में उतार रहे हो? ये चुनाव में नहीं उतार रहे, ये पर्दे के पीछे के जो खेल होते हैं, ये उसका एक वो है। इनको ये लगता है बेसिकली, तो ये बैंकरप्ट सोच है, जो दिवालिया सोच हो जाती है ना, कि जब आपके पास कुछ बचे ही ना बेचने के लिए। जब मोदी जी और शाह घर बैठ गए तो बाबा राम रहीम क्या कर लेगा, मुझे बताइए आप। तो समस्या क्या है? समस्या है कि इनके पास विकल्प नहीं बचे। अब ये केवल जुगाड़ की राजनीति कर रहे हैं पिछले 3 दिन से। मैंने आपको पहले भी कहा, वो जुगाड़ की राजनीति क्या क्या है। देखिए एक बार कल्पना कीजिए, ये जो अपने मोदी जी आए, शाह आए, किसी ने अभय चौटाला का नाम लिया? किसी ने दुष्यंत का नाम लिया? किसी और का नाम लिया? कर क्या रहे हैं कि किसी तरीके से कांग्रेस पार्टी की सीटें कम हो जाए। इस पर हमने चर्चा भी की थी अलग से। और अब जब वो काम भी नहीं हुआ, निर्दलियों को भी सपोर्ट कर दिया, वो भी बात नहीं बनी। सब तरीके के प्रचार कर लिए, वो भी नहीं हुआ। जाट बनाम दलित करने की कोशिश की शैलजा के नाम पर, वो भी नहीं हुआ। मुझे अब एक चीज ये बताइए अत्री साहब, ऐसा कोई जिला नहीं और जिले के अंदर ऐसी कोई कंस्टिट्यूंसी नहीं असेंबली की जिससे लाइव वायर आपकी ना जुड़ी हो। सारी हॉटलाइन जुड़ी हैं, मैं समझ रहा हूँ, 90 हॉटलाइंस हैं इस वक्त आपके साथ। मुझे ये बताइए कि, और बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, चीफ मिनिस्टर नायब सिंह सैनी, उसके बाद डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे दुष्यंत सिंह चौटाला नंबर 2, और बाकी जो बड़े बड़े मंत्री हैं, कैबिनेट मिनिस्टर, कितने मंत्री, एक मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर, कितने लोग इसमें से जीत रहे हैं, कितने हार रहे हैं, ईमानदारी से? दीपक जी जाती है आपकी, इतना भयंकर सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं। आप एक बार आप नायब सिंह सैनी साहब से पूछ लीजिए उनकी क्या स्थिति है। अरे जो मुख्यमंत्री है वो अपनी कंस्टिट्यूंसी में लीडर ऑफ अपोजिशन भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। नॉमिनेशन के बाद आपने उनको कुलोई के आसपास देखा है कहीं? और नायब सिंह सैनी हर दूसरे दिन कहां पर है? सिटिंग मुख्यमंत्री। ये उनकी स्थिति को दर्शाता है। केवल मतलब अपनी कंस्टिट्यूंसी से बाहर नहीं निकल पा रहे मुख्यमंत्री, फंस के खड़े हो गए, और जहां जाते हैं वहां 1400 की। चलिए, मुख्यमंत्री आप बता रहे हैं, मुख्यमंत्री अपने ही क्षेत्र में फंस गया है, तो जरा फिर उप मुख्यमंत्री भी बता दीजिए, दुष्यंत चौटाला साहब का क्या हाल है? मैंने आपको कहा था अगर वो जमानत बचा लेंगे तो मैं उनको फोन करके बधाई दूंगा, जीत की बात नहीं। जमानत बचा लेंगे तो आप बधाई देंगे? जी, आपके सामने फोन करके। उसके बाद आपके बचते हैं जो बड़े, अच्छा मेरे सामने फोन करेंगे? जी ऑब्वियसली। उसके बाद जो है, जो सबसे बड़े दिग्गज पार्टी के, उनको गिनते जाइए आप उंगलियों पर। रामविलास शर्मा की तो पेंशन करी थी फॉर ऑल टाइम्स, उनका तो काम कर दिया। अब अनिल विज की बात सुन लीजिए। मुख्यमंत्री बनने के सपने देख रहे हैं, कह रहे कि मेरा भी नंबर आना चाहिए, मैं तो बहुत सीनियर हूं। अगर वो सीट निकाल जाए बहुत बड़ा अचंभा होगा। चित्रा सरवारा निर्दलीय कैंडिडेट, उनको पसीने ला रखे हैं, ठीक। उसके बाद बड़े नामों की बात कर रहा हूं, अभिमन्यु, कैप्टन अभिमन्यु हरियाणा के रिचेस्ट कैंडिडेट है, सावित्री जिंदल से भी रिच है वो, जो आज मैं उनके फिगर्स देख रहा था। अभिमन्यु बहुत बुरे तरीके से फंसे हुए हैं। जो हाल तक अध्यक्ष थे ओम प्रकाश धनखड़, उनकी हालत बादली में जाके देख लीजिए, ठीक है। जो सिटिंग मंत्री है हिसार में, गुप्ता, कमल गुप्ता, उनकी जमानत बचनी मुश्किल है। तो आप गिनते जाइए, लिस्ट उठाइए। और रणजीत सिंह
जो सीनियर मोस्ट मंत्री थे उनकी हालत देख लीजिए। एक जेपी बबली दलाल साहब की है, हालत- बबली साहब का बड़ा बबल था, कैबिनेट बबली मिनिस्टर साहब मिस्टर बबली। बबली साहब का बब्बल जो है वहां के किसान निकालने पे लगे हुए भूखे प्यासे सुबह से शाम तक, रोज विरोध कर देते। जेपी दलाल क्या कह रहे थे आपको याद है, भूल गए होंगे आप। जेपी दलाल ने कहा पहली बात तो हम सरकार नहीं बनने देंगे, और बन गई तो हमारे दिल्ली में दो ऐसे बैठे हैं वो चलने नहीं देंगे। तो उनकी बात को हरियाणा के लोगों ने चुनौती ले लिया और उन्होंने कहा कि तुम इस हालत में नहीं रहोगे कि सरकार बनाना तो सोचो, सरकार बनाने की सोच भी सको। तो वहां पर ला करके जनता वहां पर इनको खड़ा कर रही है। जितने बड़बोले थे, जितने अहंकारी थे, आज गजब देखिए आप, सारी बात छोड़िए, भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई कितने महान नेता मानते हैं आपको पता है? कल उनकी वो देखी थी आपने, कुर्सियों पे सामने एक भी व्यक्ति नहीं बैठा, सारी कुर्सियां खाली और माला पहन के खड़े हुए 4 आदमियों के साथ, 50 कुर्सी खाली पड़ी है, एक भी आदमी नहीं बैठा। तो ये भारतीय जनता पार्टी में जो कुलदीप बिश्नोई के साथ हो सकता है, तो बाकियों की सोचिए आप। हकीकत ये है दीपक जी, देखिए एक बेसिक एक लाइन में इसको अगर निपटाएंगे ना, हरियाणा के अंदर जाट राजनीति मुख्य तौर पे चलती आई है, इसमें कोई शक नहीं है पिछले कुछ दशकों से। आज हरियाणा में स्थिति ये कि भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जो भी जाट कैंडिडेट खड़ा है, बहुत खड़े, 1.5 दर्जन से ऊपर खड़े, जो भी जाट कैंडिडेट खड़ा है उसको जनता जाट नहीं मानती। जो जाट है वो उसको जाट नहीं मानते, क्योंकि वो बीजेपी का है, और जो नॉन जाट है उन सब के लिए वो जाट है। तो वो बेचारे को ना अपने मिले ना दूसरे मिले, तो सारे के सारे कष्ट में है। भाजपा का असली मर्म ये है, भाजपा ने हरियाणा में जाटों के साथ वही हाल करने की कोशिश की जो यूपी में हिंदू बनाम डैश करते हैं, जो कहीं महाराष्ट्र में करते हैं। वो खेल हरियाणा में आत्मघाती साबित हो रहा है। किसी भी मंत्री को अत्री साहब ने 5 नंबर 10 में नहीं दिए, सबकी नाव डूबती नजर आ रही है। इसलिए मुझे एक सेकंड ओपिनियन, एक हमारे साथ और हरियाणा के डॉक्टर साहब बैठे, इनसे मैं जरा सेकंड ओपिनियन लेता हूं। भाई ऐसा है सिंधु साहब, इन्होंने अत्री साहब ने जो एक्सरे दिखाया उसमें तो हड्डी पूरी तरह टूटी हुई है, फ्रैक्चर है। आपके एक्सरे में क्या दिख रहा है? कुछ मंत्री जीत रहे हैं। व्हाट इज योर एक्सरे रिपोर्ट? कुछ मंत्री जीत रहे हैं, मुख्यमंत्री जीत रहे हैं। हारे वाली छोड़िए, कितने लोग जीत रहे हैं बता दीजिए कैबिनेट में, बीजेपी की कैबिनेट में कितने मंत्री जीत रहे? प्रिसाइज क्वेश्चन। दीपक जी, कितने भी ऑपरेशन कर लो, प्लेटें लगाने से कोई भी हड्डी नहीं जुड़ेगी। ओहो, अरे हड्डी जोड़ने साहब बाबा राम रहीम आ तो रहे हैं, हड्डी जोड़ने के लिए बाबा राम रहीम आ रहे हैं, जेल के दरवाजे खोले जा रहे हैं, ईडी को भेजा जा रहा है, इनकम टैक्स को भेजा जा रहा है। ये सब हड्डी डॉक्टर हैं, जोड़ेंगे हड्डी, क्या बात कर रहे हैं? अरे साहब, सर्जन ऑर्थोपेडिशियन ने हाथ खड़े कर दिए हैं। अच्छा ये बताइए, चलिए ठीक है, मुख्यमंत्री तो जीत रहे होंगे नायब सिंह सैनी। आई वॉन्ट टू नो व्हाट इज योर हार्ट सिंह, आपका क्या कह रहा है, दिल क्या कह रहा है? जीत रहे हैं नायब सिंह सैनी? साहब ये दिल की बात नहीं, यह तथ्यों की बात है, और जो तथ्य हैं वो मेवा सिंह की फेवर में है वहां। मेवा सिंह, हाँ, और ये भी है कि जिस तरह से नायब सिंह सैनी जद्दोजहद कर रहे हैं, मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी शर्मनाक हार बचाने तक का जद्दोजहद करनी पड़ेगी। आज स्थितियां वो है कि ये किस नंबर पे आके खड़े होते हैं। और रही बात हारने की, तो पिछले चुनाव में रिकॉर्ड है, इनके 9 मंत्री हारे थे साहब। ओके। और अब के भी हो सकता है कि जनता का मिजाज कुछ ऐसा है। वो हरियाणा का चुनाव है, हरियाणा में आप ये समझ लीजिए कि जहां सब चीजें मान लेंगे लेकिन धोखे को नहीं मानते, और जब धोखा मिलता है ना तो अच्छे अच्छों का सरिया निकाल देंगे। जी, गॉट द पॉइंट। समय कम है, मैं आज जा रहा हूं उमाकांत जी के पास, फिर फाइनल स्टेटमेंट में अत्री साहब से एक छोटा सा स्टेटमेंट ले रहा हूं। अत्री साहब, चलिए ठीक है, अत्री साहब एक चीज बोल दीजिए, फिर ये बताइए कि क्या हम इसको मान लें कि एक भी मंत्री जीतने वाला नहीं है? मैं उसके बाद लखेड़ा साहब के पास आऊंगा। जी, एक भी मंत्री नहीं जीतेगा। दीपक जी, जो परिस्थितियां हैं ग्राउंड पे, वो दिक्कत क्या है कि जिनके पल्ले कुछ था वो मंत्री ही थे, और मंत्रियों के पल्ले कुछ मनोहर लाल जी ने नहीं छोड़ा। हरियाणा में सिस्टम ऐसा कर दिया कि मनोहर लाल और उनके एडवाइजर्स सारी सत्ता को संचालन वो कर रहे थे। किसी मंत्री के पल्ले कुछ नहीं था। उनके पल्ले था तो क्या था कि मेरी तो चलती नहीं, मेरे तो बस का नहीं है।
मतलब एक चपरासी की बदली भी जब मंत्री हरियाणा में देखिए दो ही चीजें होती, नंबर एक बदली, नंबर दो नौकरी। वो किसी के पल्ले मनोहर लाल ने नहीं छोड़ी, जो कुछ था उनका सचिवालय। तो ऐसी सूरत में किसी से भी मंत्री से ये उम्मीद करना, ये मुझे लगता है बहुत ज्यादा है। हकीकत में क्या है, आज की तारीख में भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़े से बड़ा नेता गारंटी के साथ ये नहीं गिनवा सकता कि मेरी ये 4 सीट आ रही है, 4। और जो कल लाडवा के अंदर जो राहुल गांधी कह के गए ना कि देखिए ये खड़े हैं हमारे कैंडिडेट, ये हराएंगे नायब सिंह सैनी को, उसका मतलब समझ लीजिए आप क्या है। उसके बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी के लिए फेस सेविंग मुश्किल हो गई है कि जाए तो अगर मुख्यमंत्री का चेहरा हार गया तो ये तो पुष्कर धामी वाली स्थिति हो जाएगी। वो अलग बात है कि मोदी जी का सैडिस्टिक प्लेजर और वो सारी चीजें, लेकिन दीपक जी आज की तारीख में हकीकत अगर आप देखेंगे ना, नरेंद्र मोदी वैसे 48 घंटे पहले ग्राउंड छोड़ के नहीं जाते, माफ कीजिएगा। अभी तक उन्होंने जो छवि ऑर्केस्ट की थी ना, पूरी की पूरी जो मार्केटिंग जो की थी उनकी छवि की, 56 इंच का सीना कब काम आएगा? एक स्टेट के अंदर 10 साल से आपकी ट्रबल इंजन की सरकार है। ट्रबल इंजन कहता हूं, डबल इंजन नहीं है, ट्रबल इंजन है। मनोहर लाल मोदी की सबसे बड़ी ट्रबल साबित होंगे आने वाले टाइम में। और एक बात और याद रखिए, जो ये गुजरात मॉडल है, इसका उभार हरियाणा से शुरू हुआ था मोदी की पहली रैली से, और उसका पहला प्रयोग मनोहर लाल थे मुख्यमंत्री के तौर पे। गारंटी के साथ मानिए इस गुजरात मॉडल को ध्वस्त होने का कार्यक्रम भी इसी चुनाव से हरियाणा से होने जा रहा है। एक बार परिणाम आने दी जाता है। ओके, गॉट इट। गुजरात मॉडल की शुरुआत मोदी ने गुजरात के बाहर हरियाणा से की और यहीं से विदाई गुजरात मॉडल की हो रही है। अत्री साहब आप आए और बहुत बहुत शुक्रिया, आपको कहीं आगे लगता है सफर में जाना है। मैं लखेड़ा साहब के पास, और लखेड़ा साहब जम्मू कश्मीर की बात तो रह गई साहब, वैली की बात रह गई है। क्या जम्मू कश्मीर में अभी मुकाबला फंसा हुआ है या वहां पर इंडिया अलायंस की उमर अब्दुल्ला और राहुल गांधी की क्या सरकार बनती? बहुत एक संक्षेप में अगर मैं कहूँ 1 मिनट में समअप कर दी, बहुत माइक्रो लेवल पे नहीं। जम्मू कश्मीर में जो कांग्रेस की जो और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो गठबंधन बना है, इंडिया अलायंस जिसका नाम है, वो गठबंधन घाटी में काफी मजबूत स्थिति में है। लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी जम्मू में अगर वो 28-30 सीटें हैं जो हिंदू बहुल सीटें हैं, अगर वहां कांग्रेस पार्टी 5-10 सीटें नहीं ला पाई तो इनको इंडिया अलायंस को गठबंधन बनाने में थोड़ी मुश्किल खड़ी होगी। उसकी वजह क्या है कि मोदी जी ने जो शतरंज की चालें चलाई हैं, अमित शाह ने चालें चलाई हैं, उसमें उन्होंने बड़े पैमाने पर वैली में 5-6 पार्टियां हैं जो एकदम बीजेपी के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का पीडीपी का वोट काट रहे। एक ही रास्ता है, आज आखिरी फेज का, तीसरे फेज का चुनाव संपन्न हो गया है 40 सीटों पर, जिसमें उत्तरी कश्मीर था और यहाँ की सीटें थी, जम्मू की सीटें थी, 40 सीटें। यहाँ हालत ये है कि अगर अभी ये बहस चल रही है चुनाव संपन्न होने के बाद कि पोस्ट पोल पिक्चर क्या होगी, क्या ऐसी सरकार बनेगी जिसको निर्दलीय सपोर्ट करेंगे, या अगर हंग असेंबली होगी तो क्या होगा। गॉट इट। लखेड़ा साहब ने कहा कि यूं तो अगर कश्मीर जो है वैली है, वहां पर उमर अब्दुल्ला राहुल गांधी की जोड़ी क्लिक कर रही है, लेकिन जम्मू जो बीजेपी का गढ़ है वहां पर कांग्रेस को अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा। अगर जम्मू रीजन में जहां सीटें हैं ज्यादा हैं, अगर वहां कांग्रेस ने लड़ाई नहीं लड़ी तो फिर ये हंग असेंबली हो सकती। एक आखिरी सवाल मैं सिंधु साहब से पूछूंगा और बहुत ऑब्जेक्टिव आंसर चाह रहा हूँ। सिंधु साहब, आज आपको कांग्रेस जो है वो 50 पे खड़ी दिख रही है, 60 पे खड़ी दिख रही है, या 60 के ऊपर जा रही है? आज की तारीख में सूरज ढलने के बाद जो पोजीशन है इस वक्त हरियाणा में, क्योंकि आप और अत्री साहब और उससे पहले रविंदर जी जो आए थे और मिस्टर त्यागी आए थे, अनिल त्यागी, जितने भी एक्सपर्ट्स मैंने हरियाणा के बुलाए, किसी ने भी बीजेपी को 20 और 25 सीटों से ज्यादा नहीं दिया 90 के हाउस में, लेकिन कांग्रेस को सबने 50 के ऊपर दिया। तो आज आप कांग्रेस को 50 के ऊपर देख रहे हैं, 55 के ऊपर देख रहे हैं, 60 के ऊपर देख रहे हैं? वेरी ऑब्जेक्टिव आंसर मिस्टर सिंधु। दीपक जी, मैंने कल भी बताया था और आज भी बता देता हूँ, 60 से ऊपर तो हर हालत में है, और ये 2005 रिपीट होता दिखाई दे रहा है। और 2005 में हरियाणा में कांग्रेस को 67 सीटें मिली थी। ओके, वेरी ऑब्जेक्टिव, मतलब कॉन्फिडेंस से लबालब हैं इस वक्त सिंधु साहब, और बहुत मतलब एकदम
टेलीग्राफिक भाषा में कह रहे हैं, ज्यादा इधर उधर नहीं जा रहे, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि 2005 जब कांग्रेस को 90 में से 67 सीट 67 सीट्स मिली थी, इस तरह की पारी इस बार राहुल गांधी और भूपेंद्र हुड्डा खेल रहे हैं, शैलजा खेल रही हैं, और इनको लगता है कि 50-55 नहीं, ये तो मामला 60-65 के ऊपर जा रहा है। सिंधु साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक आपने हरियाणा में आप जिलों में गए, सीटों पर गए, हर सीट पर आप गए, और आज आप हमारे साथ जुड़े, कल भी आप जुड़े थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लखेड़ा साहब, जिस तरह का आपने इनसाइट कश्मीर में दिया कि कश्मीर थोड़ा सा फंसा हुआ है, तो भाई आपका तजुर्बा है और हमें उस पर यकीन करना पड़ेगा। और अत्री साहब ने कहा कि मोदी जी का 48 घंटे पहले अपना चुनाव खत्म कर देना, यानी चुनाव प्रचार में भी 48 घंटे बचे, लेकिन मोदी जी ने आज ही जो है अपना ग्लव्स टांग दिए हरियाणा से। ये एक थोड़ा सा ऐसा लगता है कि बीजेपी की हालत वाकई पतली है। Thank you, Sindhu Saab, for joining this program. Lakhera Saab, thank you so much for coming and joining this program. Thank you so much. Thank you so much, sir.